तो आज हम लोग पार्ट 3 जो हमारा बिहार बोर्ड का क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए चल रहा था, तो उसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसमें पार्ट 1 में और पार्ट 2 मिला के 12 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस पार्ट में टोटल हम लोग करीब ये 13 से 18 तक 18 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। जो चैप्टर किससे रिलेटेड होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड ये होने वाला है अपना। दीज आर गोइंग टू द क्वेश्चंस फ्रॉम करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका 1 बाय 1 अपन लोग डिटेल शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन और डिटेल सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। और बाकी के जो प्रीवियस वीडियो उसका मैंने लिंक नीचे दे रखा है, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्वेश्चन नंबर 13 अपना क्या है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेंस फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में निकालना था। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है ये मैं आपको इन शॉर्ट आपको बता दूँ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जैसे कोई भी कंडक्टर होता है, ओके, तो कंडक्टर्स के अंदर होते हैं कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर होते हैं ये रैंडम मोशन कर रहे होते हैं, जिग जैग मोशन जिसे बोलते हैं ना, रैंडम जिग जैग मोशन कर रहे होते हैं इस तरह से। जब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है फोर्स, और इस फोर्स के कारण सारे इलेक्ट्रॉन जो रैंडम मोशन कर रहे थे वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में, और उनका मोशन एक सिंगल डायरेक्शन में हो जाता है। तो इसे ही बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, चलिए, तो अब यहाँ पे डेफिनेशन जो है मैंने लिखा है, इसको मैं आपको बता दूँ। चलिए, तो यहाँ पे डिटेल लिखा है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप स्किप करके आगे वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप अपना टाइम भी सेव करना है। जिसका भी आंसर आपको आता हो तो वो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पर्टिकुलर नोट से वहाँ से कर सकते हैं। अगर नहीं हो आपके पास आंसर तो ये मेरा आंसर है, यहाँ से कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चंस देखें, जो आता है उसके लिए फास्ट फॉरवर्ड करके आगे देख सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए, अब ये क्या जो मैंने अभी बताया, इट इज़ डिफाइंड एज वेलोसिटी विथ विच इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैंने बताया आपको। अब देखिए यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी अगर मुझे लिखना हो तो मैं फिर से वहीं पे आता हूँ। जैसे मेरे पास अगर ये एक कंडक्टर था, इसके अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। जो कोई पार्टिकल सपोज u1 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई u2 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई u3 वेलोसिटी से चल रहा है। ओके, इस तरह से nth पार्टिकल जो है un वेलोसिटी से चल रहा है। तो मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो हर एक पार्टिकल का इंडिविजुअल वेलोसिटी un तक डिवाइडेड बाई n मैं कर दूंगा, ये आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी। अब रिलैक्सेशन टाइम, ये रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, तो द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन्स होते हैं, तो टू सक्सेसिव कोलिजन में जो एवरेज टाइम होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो सपोज पहले पार्टिकल को कोलिजन होने में T1 टाइम लगा, दूसरे को T2 लगा, तीसरे को T3 लगा। तो इस तरह से n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो ये टोटल टाइम का अपने पास आ गया T1 T2 T3 प्लस Tn डिवाइडेड बाई n। अब पिछले चैप्टर के अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है वो कितना होता है। तो जो हमने यहाँ पे लिख रखा है ई v इक्वल टू ई डॉट डी आर, ये रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और E इक्वल टू अपन शॉर्ट में लिख सकते हैं V बाई एल। ये डी आर बेसिकली लेंथ है, तो अगर डी आर लेंथ है तो हम कंडक्टर का लेंथ अगर L है तो डी आर की जगह L लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू V बाई एल हो गया। अब हमें देखो, अगर आपको थोड़ा सा हैंड राइटिंग छोटा लगे तो आप लैंडस्केप मोड में करके मोबाइल को देख सकते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा जूम आउट होकर दिखेगा। थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ ताकि और क्लियर विजुअल हो आपको, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई। अब फोर्स का हमें एक और फॉर्मूला, अब Q यहाँ तो मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, तो Q के जगह मैं लिख सकता हूँ E इंटू ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज में निगेटिव होता है तो मैंने F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई लिखा है। अब हमें फोर्स पता है, फोर्स कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से मैं एक्सेलरेशन इक्वल टू F बाई एम लिख सकता हूँ और F बाई एम लिख सकता हूँ, और यहाँ जो F हमने निकाल रखा है ऑलरेडी उसे मैं अगर यहाँ पुट कर दूँ तो माइनस ई बाई एम। तो अब अपने को एक्सेलरेशन पता है। अब हम लोग यूज करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें फाइंड करना है। तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन जो पढ़ रखा है पहले से मैकेनिक्स के अंदर भी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, और यही v जो है अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू के जगह मैं क्या लिखूंगा, यू एवरेज, और t के जगह
क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन के लिए अपने को चाहिए ना, पूरे इस कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबके लिए चाहिए। तो मैं सबका एवरेज वेलोसिटी और टोटल टाइम लिखूंगा, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया है। देखो यू एवरेज, ओके यहाँ देखो यू एवरेज। अब इसको मैं 0 के बराबर क्यों लिखा हूँ, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रैंडम मोशन कर रहे होते थे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे, इसलिए नेट एवरेज वेलोसिटी अपन 0 माने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखा आपको, यहाँ पे वी डी इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैं यू की जगह यू एवरेज लिखूंगा, जो कि नॉर्मल स्टेट में अगर छोड़ दिया जाए इलेक्ट्रॉन को तो कंडक्टर के अंदर तो एवरेज 0 होता है। टाउ की जगह टाउ ही रहने देते हैं, ये टाउ सिंबल टाउ पढ़ते हैं, बाकी ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ से वी डी इक्वल टू ए टाउ। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या पता है अपने को, माइनस ई बाई एम, माइनस ई बाई एम। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक छोटा सा डेरिवेशन है, इसे आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे, और फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट याद भी रखेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये डायरेक्ट काम आएगा, अगर डेरिवेशन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे। तो ये पूरा रहा, ओके। और इसका भी, इस लेक्चर का भी मैं पूरा अटैच कर दूंगा पीडीएफ नोट्स नीचे, आप वहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी स्क्रीनशॉट भी आप अपने नीड के अकॉर्डिंग ले लें। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसी क्वेश्चन में आई थिंक एक और पार्ट है अपना, एक और पार्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हमें एक और पार्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और इसे मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। अब देखिए, अब अपने को क्या निकालना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। अब मेरे पास ये कंडक्टर है, ये आपके पास ये जो दिख रहा है ये कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, जिसका लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया A है। तो अगर मुझे इसका वॉल्यूम लिखना हो तो मैं क्या लिखूँ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ, वो मैंने लिखा। अब मैं मान लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, स्मॉल n, जैसा मैंने लिखा है, लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब एक यूनिट वॉल्यूम में, 1 यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, तो एल यूनिट वॉल्यूम, जो इस कंडक्टर का हमने वॉल्यूम निकाला, एल यूनिट में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, तो एन ए इंटू एल, ओके। तो मैंने वही लिखा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, एन ए इंटू एल। अब मैं चार्ज की बात करूँ, टोटल चार्ज ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो सपोज मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ओके, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इसका चार्ज कैसे लिखूंगा, 10 ही, 20 इलेक्ट्रॉन है तो 20 ई, 30 इलेक्ट्रॉन है तो 30 चार्ज लिखा। उसी तरह मेरे पास NaL नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ NaL क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इनको मैं E से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे चार्ज पता चल जाएगा। मेरे पास जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उनको मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को मिल जाएगा चार्ज, वही मैंने किया है। तो इस केस में अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटीजर के फॉर्म में ना होकर NaL है, जो डाटा के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हो। तो मैं चार्ज, टोटल चार्ज ऑन दिस सिलिंड्रिकल कंडक्टर में लिख सकता हूँ, Q इक्वल टू E/NaL। अब देखो, अब मैंने क्या यूज़ किया है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी होता है क्या। अब एक इलेक्ट्रॉन को इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, L, चूँकि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से चल के यहाँ तक जाना है तो L लेंथ का कंडक्टर है, और हर एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी Vd है, तो मैं टाइम इक्वल टू L अपॉन Vd लिख सकता हूँ। अब देखो, करंट की वैल्यू कितना होता है, Q/T। अब इस T की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, Q अपॉन L/Vd। अब करंट जो आ गया अपने पास, देखो करंट इक्वल टू QVd अपॉन L, ओके। अब यहाँ से हमारा जो सेकेंड पार्ट था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, वो तो फाइंड हो चुका है। बट अभी प्रीवियस पेज में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करा था, तो चाहो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या किया हमने, ये Q पता है हमने यहाँ पे निकाल रखा है, तो यहाँ पे Q पुट करो। जब से Q पुट करोगे तो ये E/NaL Vd/L सब कटेगा, यहाँ से L कट जाएगा, E/NeaVd। तो ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच ये रिलेशन रहा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। तो आप एक बार इस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करेंगे, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 14। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अब ये आपको थोड़ा सा याद करना होगा, इसमें कुछ चीज़ें याद भी करना होगा। राइट द लिमिटेशन ऑफ ओम्स। 3 लिमिटेशन NCERT टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दे रखा है, आप उसको डायरेक्ट याद करेंगे, मैं वो नोट्स भी आपके साथ अटैच कर दूंगा। उसके बाद हमें प्रूफ करना है। अब ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आ चुका है,
ओम्स लॉ को प्रूफ करना है यूजिंग फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं पहले आपको प्रूफ बताता हूँ, उसके बाद लिमिटेशन बताता हूँ। तो प्रूफ अभी अभी हमने पढ़ा, करंट इक्वल टू एन ई ए वी डी। ओके, तो अब वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी हमने अभी अभी निकाला है जस्ट पिछले क्वेश्चन में, ई टाउ बाई एम। तो मैं इसके जगह ई टाउ बाई एम पुट करता हूँ, तो मेरे पास करंट की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ वी वाई एल दिख रहा है, तो वी वाई एल की जगह मैं इलेक्ट्रिक फील्ड रख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ देखो वी वाई एल की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पुट करूँगा, तो यहाँ से ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। देखो ये आई है ना करंट, तो करंट अगर मैं वी को यहाँ ले जाऊँ तो आई बाई वी इक्वल टू एम एन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ओके, तो ऐसा कर सकता हूँ मैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं टेम्परेचर की अगर बात करूँ, यहाँ देखो ये ऐसे कर लो या फिर इसको कन्वर्स कर लो। जैसे ये यहाँ जो मैंने डाटा लिखा, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो बेसिकली आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में मैंने कैसे किया है मैं बताता हूँ आपको। आई को इधर ले जाओ। ओके, तो आई को इधर ले जाओगे तो क्या बचेगा, वी बाई ए। तो एम एल ऊपर चला जाएगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ नीचे आ जाएगा। तो यहाँ वी बाई ए वी बाई आई जो है, अब यहाँ देखो किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन का मास है वो चेंज नहीं होगा, एल लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे ई स्क्वायर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज नहीं होता है, कंडक्टर का एरिया दिया रहा है तो जो गिवन कंडक्टर वो चेंज नहीं होगा, रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अगर ध्यान से देखें तो ये जितने भी डाटा अपने को मिला है ये सारा कैसा है, कांस्टेंट है। ओके, सारे के सारे कांस्टेंट है। तो मैं वी वाई आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूँ, इसी कांस्टेंट को रेसिस्टेंस बोला गया, तो वी इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ का ये बहुत छोटा सा प्रूफ है जो याद रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी आ सकता है। अब अपने पास है लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का लिमिटेशन। तो ये 3 लिमिटेशन है जिसका डायरेक्ट आंसर आप इस तरह से याद कर लीजिए, है ना। एक है कि पोटेंशियल डिफरेंस में वेरी नॉन लीनियरली विद द करंट, या नॉन ओमिक कंडक्टर डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसी तरह से तीनों लिखा है, तीनों पॉइंट को आप मेमोराइज कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कलर कोडिंग। अब ये जो है जनरली 1 मार्क्स के या मैक्सिमम 2 मार्क्स में आएंगे। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट एग्जाम में पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कलर कोडिंग क्या होता है। अब यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में अटैच करके टॉपिक लिखा है। ओके, तो टॉपिक में मैंने क्या लिखा है, कलर कोडिंग ऑफ रेसिस्टर एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर पे पहले मैं बात कर लेता हूँ, देन कलर कोडिंग की बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में वही जो हमने पढ़ रखा है पहले से, सीरीज और पैरेलल। ओके, सीरीज और पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल में हमारा जो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है ना, इस तरह से सो पैरेलल में 1 बाई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस समथिंग, इस तरह से सो ऑन। तो अब इस पे मैं न्यूमेरिकल स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इस कॉन्सेप्ट पे जब भी आपके पास एग्जाम में आएगा तो आपके एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ओके, अगर आपको न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करना, अब न्यूमेरिकल मैं इस लेक्चर में नहीं ले रहा हूँ, नहीं तो हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है तो मैंने इस चैप्टर 3 का डिटेल वीडियो लेक्चर का जो मैंने ऑलरेडी चैनल पे ले रखा है उसमें प्लेलिस्ट मैंने अटैच किया। आप वहाँ से जाके इसका प्रॉपर एक लेक्चर मैंने एक लेक्चर पूरा इसके न्यूमेरिकल पे डेडिकेट किया है, तो आप वहाँ से डिटेल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको आता है तो यू कैन स्किप एंड मूव इट। अब कलर कोडिंग है, ये 1 मार्क्स का है। इसमें होता क्या है, बेसिकली अपने पास एक रेसिस्टर दिया रहता है। अब सपोज मेरे पास ये एक रेसिस्टर है, तो उस रेसिस्टर पे कुछ कलर्स होते हैं इस तरह से, है ना। इस तरह से जनरली इन जनरल 4 कलर होते हैं। ओके, ये बीच में थोड़ा सा ये, तो इस तरह से कलर्स होते हैं। तो कलर देख के हमें बताने होते हैं, और कुछ भी डाटा नहीं दिया रहता, कलर का नाम लिखा रहता है, वो कलर देख के हमें बताना होता है कि उनका रेजिस्टेंस क्या है। तो जिसको पहले तो ये लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। लिस्ट क्या है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। दिस इज नंबर, दिस इज मल्टीप्लायर एंड दिस इज टॉलरेंस। अब इसको याद करने का जो तरीका है वो मैं आपको लिख देता हूँ, आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आएगा कि आप ये सोचोगे कि पहले तो मैं इसको कैसे याद करूं, है ना, क्योंकि इतना बड़ा टेबल 1 मार्क्स के लिए याद करना। तो इसका लिए जो ट्रिक है वो सिंपल सा ट्रिक है, आपको पता भी होगा। वीवी रॉय ऑफ, ये लाइन अगर याद रखेंगे, ग्रेट ब्रिटेन, अगर आप एक बार ये याद कर ले तो अभी जस्ट बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसका क्वेश्चन हम गारंटीड बनेगा। ग्रेट ब्रिटेन है very good wife, okay, very good wife wearing
सिल्वर, गोल्ड। ओके, अब यहाँ देखो मैं इंडिकेशन बता देता हूँ आपको। BB, अब वहाँ पे चार्ट पे अगर देखो तो ब्लैक, ब्राउन, रोए, रेड, ऑरेंज, येलो, रेड ऑरेंज येलो तक हो गया। ओके, अब देखो ग्रेट, ग्रेट का जो G है वो ग्रीन को इंडिकेट करता है। ब्रिटेन का B जो ब्लू को इंडिकेट करता है। हैव का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वो जस्ट इस लाइन को कंप्लीट करने के लिए। वेरी, वेरी इज फॉर, V इज फॉर वॉयलेट। गुड, G इज फॉर ग्रे। वाइफ, W इज फॉर वाइट। बियरिंग हैव नो सिग्निफिकेंस। गोल्ड सिल्वर आप लिख सकते हो इंस्टेड, ऐसे आप थोड़ा सा इसको सीधा कर लेना, गोल्ड सिल्वर। ओके, तो ये हमारा टेबल है जिसको आप याद रखें, तो गोल्ड और सिल्वर। तो ये लाइन अगर याद रखोगे तो 2 सेकंड में आपका 5 से 10 सेकंड में आप ये टेबल लिख लोगे, और नंबर तो 0 से 9 तक आना है। उसके बाद वही 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 आता है। तो अब देखते हैं हमें कोडिंग कैसे लिखना है इसका। तो मेरे पास एक रजिस्टर है जिसका 1 2 3 का कोड दे रखा है। तो पहला कलर जो है, पहला और दूसरा कलर जो है वो नंबर दिखाता है, तो आप फर्स्ट और सेकंड कलर को देख के नंबर लिखोगे। थर्ड कलर जो है वो मल्टीप्लायर रिप्रेजेंट करता है, और फोर्थ कलर टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब एरर हो सकता है उतने का। तो अब देखो एक क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे पड़ा हुआ है छोटा सा, इसमें है ब्लू, रेड, ग्रीन, गोल्ड। तो पहला 2 कलर क्या है, ब्लू और रेड। ओके, तो ब्लू और रेड, तो मैंने क्या लिखा है, पहला 2 कलर नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो पहला 2 कलर ब्लू और रेड है, तो ब्लू के आगे क्या है 6, ब्लू के आगे अपना 6 है, और रेड के आगे क्या है 2। तो मैं नंबर को कैसे लिखूंगा, 6,2 लिखूंगा, 6 इंटू 2, 6 2। थर्ड क्या बताता है, थर्ड बताता है मल्टीप्लायर। ओके, थर्ड मल्टीप्लायर, तो थर्ड कलर कौन सा है, ग्रीन। तो ग्रीन के आगे मैं इस टेबल में जाऊंगा, और ग्रीन के आगे मल्टीप्लायर वाले कॉलम में जाऊंगा। तो थर्ड कलर चूंकि ग्रीन है, तो ग्रीन का मल्टीप्लायर वाला कॉलम 10 टू द पावर 5 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 10 टू द पावर 5 ओम। और चौथा कलर गोल्ड है, तो गोल्ड और सिल्वर के आगे टॉलरेंस है 5%, तो प्लस माइनस 5%, मतलब इतने से इतना कम या ज़्यादा हो सकता है। तो आपको टेबल लिखना है, पहला 2 कलर नंबर, थर्ड कलर मल्टीप्लायर, फोर्थ कलर अगर है, कहीं केस में नहीं भी होता है, नहीं होगा तो 0 लिख देंगे, है ना। तो इस सॉरी नहीं होगा तो 20% लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस 20%। तो ये हमारा ये होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किरचॉफ्स लॉ। अब यहाँ थोड़ा सा मैं फिर से आपको बोलूँगा पूरा डिटेल वीडियो देखने के लिए, ऐसा इसलिए क्योंकि किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा इस चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर का जो पार्ट 1 चैप्टर हमारा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो ध्यान से, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे आप। किरचॉफ्स लॉ मैंने लिखाया है, जो ओरिजिनल फर्स्ट पेज पे क्वेश्चन था, वहाँ मैं उसमें बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये क्वेश्चन पूरा मैं कंप्लीट कर दूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज, ओके, व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये मैंने उसमें थोड़ा सा भूल गया मेंशन करना फर्स्ट पेज में, तो ध्यान रखिए इसमें 2 क्वेश्चन हैं। तो किरचॉफ्स लॉ और किरचॉफ्स लॉ का यूज करके, तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिस पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, और इस पे न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों पूछे जा सकते हैं। तो थ्योरी तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, थ्योरी सिंपल है। न्यूमेरिकल मैं यहाँ नहीं बताऊँगा पूरा डिटेल, क्योंकि अगर मैं न्यूमेरिकल लिया तो वीडियो 1 डेढ़ 2 घंटे से ऊपर का हो जाएगा, और फिर वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको आता है देन ओके, अदरवाइज आप, मैं बताता हूँ, मैं पूरा न्यूमेरिकल कर रखा हूँ, इस पर बहुत अच्छे से करवा रखा हूँ। तो आप इस नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने प्लेलिस्ट दिया है, उसमें पार्ट 11 और पार्ट 12 वीडियो जो है वो हमारा किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड है। तो अगर आप वहाँ से देख लेते हैं तो आप फास्ट फॉरवर्ड या स्पीड करके देख लेना, जल्दी कवर हो जाएगा। तो वहाँ से अगर आप देख लेते हैं तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बहुत अच्छे से ये टॉपिक, है ना। तो फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ अगर मैं न्यूमेरिकल लिया तो वीडियो बहुत लंबा होगा, इसलिए मैं यहाँ न्यूमेरिकल स्किप कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब देखो किरचॉफ्स लॉ, सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ जो है हमारा 2 लॉ होता है इसमें। पहला जो होता है जंक्शन लॉ बोलते हैं या करंट रूल बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि करंट जो होता है जंक्शन पे टोटल सम ऑफ ऑल द करंट इज 0। और सेकेंड लॉ जिसे हम किरचॉफ सेकेंड लॉ या लूप लॉ भी कहते हैं, वो ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज 0। बाकी डेफिनेशन वगैरह मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है, मैं और ऊपर कर देता हूँ उसमें, है ना, किरचॉफ्स लूप लॉ। तो यहाँ मैंने पूरा डेफिनेशन लिख रखा है, आप यहाँ से नोट्स कर सकते हैं, और बाकी एक बार रेफरेंस आप वहाँ से ले। तो इसका जो सेकेंड पार्ट है, थोड़ा सा मैं सेकेंड पार्ट व्हीटस्टोन ब्रिज वो मैं यहाँ बना देता हूँ, क्योंकि उसका आई थिंक नोट्स में आपका नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, अब इसका मैं थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। व्हीटस्टोन ब्रिज ये क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर
इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 resistor to measure unknown resistance. अननोन रेसिस्टेंस को मेजर करने का अरेंजमेंट है। थोड़ा सा हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं आ रहा है, बट स्टिल आप समझ लेना, इस स्क्रीन पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है लिखने में। तो इस तरह से 4 रेसिस्टर का इस तरह का अरेंजमेंट होगा और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। लेट्स से दिस इज P, Q, R एंड S। इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, सब कुछ इसको मैं एक सेल से कनेक्ट करता हूँ। तो P, Q, R, S जो है ये चारों रेसिस्टर का रेसिस्टेंस है। अब मान लेता हूँ कि इसमें कोई करंट I आ रहा है, जिसका एक पार्ट I1 इसमें चला गया, ओके, I1 इसमें चला गया, और इसमें जो करंट गया वो I2 मान लेता हूँ, है ना, I1, और इसमें जो करंट गया इसी I1 से I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया। तो अब एक होता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए बैलेंस कंडीशन का क्या मतलब है। तो बैलेंस कंडीशन का मतलब है इस गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू होनी चाहिए 0। तो जब इस गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू 0 आएगा, तो ये यहाँ से जब करंट यहाँ तक पहुँचेगा, तो इस ब्रांच में तो चूँकि करंट 0 है तो I1 करंट यहाँ चला आएगा। उसी तरह से I2 यहाँ आ रहा है, तो ये गैल्वेनोमीटर में 0 करंट है, तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, I2 इसमें चला जाएगा। तो अगर मैं यहाँ लूप लॉ लगाऊँ तो यहाँ देखो वोल्टेज में क्या लिखूँगा, I1P, और यहाँ पे माइनस I2R इज इक्वल टू, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, I1P इज इक्वल टू I2R, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ इसके लिए मैं लिखूँ, अब लूप लॉ में सिंपली लगा रहा हूँ, इसका वोल्टेज करंट इंटू रेसिस्टेंस और इसका वोल्टेज करंट इंटू रेसिस्टेंस। नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन ये रहा और हमारा डायरेक्शन ये रहा, इसलिए नेगेटिव साइन। उसी तरह इधर वाले के लिए मैं लिखूँ तो I1Q माइनस I2S। अब देखो I1Q माइनस I2S, अब ऐसे मैंने डायरेक्शन माना है तो इसका तो वोल्टेज पॉजिटिव हो जाएगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, इसके लिए भी करंट इंटू रेसिस्टेंस, ओके। बट साइन चूँकि करंट इधर है और हमने जो डायरेक्शन माना है ऐसा है, तो इसलिए साइन नेगेटिव। तो इसको मैं चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, I1Q इक्वल टू I2S। आप दोनों को अब थोड़ा सा आप अच्छे से लिख लेना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेना, और दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो देखो I1 कैंसिल, I2 कैंसिल, आपके पास आ जाएगा PQ इक्वल टू R/S। तो अब इस कॉम्बिनेशन में अगर आपको P पता है, Q पता है, S पता है और R, मतलब ये इसका रेसिस्टेंस पता है, इसका पता है, S पता है, तो अगर Q का निकालना हो या किसी भी एक का निकालना हो तो आप जनरली अननोन रेसिस्टर यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो आप निकाल सकते हो। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। आगे बढ़ते हैं, ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो अब देखो जो बैटरी होता है या सेल होता है उसका खुद का भी अपना इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जिसको अपन स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ये वही है, ये आपका कंप्लीट सेल है और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR होता है, I इज इक्वल टू V/R। अब ऊपर की सर्किट में मैं बात करूँ तो EMF जो होगा सेल के लिए EMF होता है, और R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, देखो R इक्विवेलेंट चूँकि इंटरनल रेसिस्टेंस को भी कंसिडर करना है तो R प्लस R। करंट क्या हो जाएगा, करंट होता है वोल्टेज अपॉन रेसिस्टेंस, बट इन केस ऑफ सेल वोल्टेज को हम EMF बोलते हैं और रेसिस्टेंस R प्लस R। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में डिवाइड करें तो V/R इक्वेशन 1 और 2 से, अब मैं करंट की जगह V/R डिवाइड नहीं करेंगे, इस करंट की जगह मैं V/R इक्वल टू E/R लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इस R को मैं इधर भेज सकता हूँ, चाहूँ तो इस तरह से लिख सकता हूँ, फिर स्मॉल r को मैं यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि हमने इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r फाइंड करना है। तो बस मैथमेटिकली आप यहाँ पे स्मॉल r को छोड़ दो, कैपिटल R उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो R की वैल्यू E/V माइनस 1 इंटू R। तो ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट कभी कभी आ सकता है एग्जाम में। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, इसको आप VVI में रख सकते हो। मतलब इस चैप्टर में मैंने जो आपको बताया क्रिचप्स लॉ, उसका मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन। मीटर ब्रिज अगेन आपके सामने ये जो नोट्स है ये कंप्लीट नोट्स है। अगर आप मीटर ब्रिज के बारे में इतनी पूरी बातें लिख देते हो तो आपको फुल का फुल मार्क्स मिलेगा और जनरली 3 मार्क्स में आएंगे। तो थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ।
अब अभी अभी जो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज बताया, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताया, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेसिस्टर टू मेजर अननोन रेसिस्टेंस। तो उसी तरह जिस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो तो हमारा थ्योरेटिकल फॉर्म हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल फॉर्म को मीटर ब्रिज बोलते हैं। ओके, प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अब मीटर ब्रिज करता क्या है, तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज करेगा वही मीटर ब्रिज करेगा। क्या करेगा, अननोन रेसिस्टर के रेसिस्टेंस को मेजर करेगा। ये आपके सामने फिगर है, इस फिगर के अंदर 1 मीटर का ये एक स्केल लगा रहता है। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये 1 मीटर का स्केल है। ये एक सब कॉपर स्ट्रिप्स है, तीनों कॉपर स्ट्रिप। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये एक रेसिस्टेंस है ना, और ये मेरे पास एक 1 मीटर का वायर लगा है, इसलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। अब ये जो है इसको जॉकी बोलते हैं। बेसिकली प्रैक्टिकल का टॉपिक है ये थोड़ा सा, तो ये जॉकी होता है। इस जॉकी को इसमें डिफरेंट पॉइंट पे टच करते हैं। सपोज एल लेंथ पे हमारा क्या मिला, इस जॉकी के अंदर गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है। तो सपोज एल लेंथ पे हमें करंट क्या मिला, आई जी इज इक्वल टू 0 मिलता है। ओके, आई जी इक्वल टू 0 मिला। तो अभी अभी व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या बताया कि वो तभी काम करेगा जब बैलेंस कंडीशन में हो। बैलेंस कंडीशन का मतलब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0। तो एग्जैक्टली वैसे ही मैं इस जॉकी को इस वायर के डिफरेंट पॉइंट पे टच करूँगा। टच करते ही जब मुझे गैल्वेनोमीटर में 0 करंट दिखेगा तो मैं रुकूंगा। अब मेरे सामने स्केल लगा है, सपोज एल लेंथ पे मिला, तो इधर कितना बचा, 1 मीटर का है तो 100 माइनस एल। अब हम लोग रेसिस्टेंस का रिलेशन पता है, रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो पी की जगह मैं एल, ओके, अगर इसका रेसिस्टेंस मैं पी मान लूँ, इधर का रेसिस्टेंस क्यू मान लूँ, तो और क्यू क्या हो जाएगा 100 माइनस एल, और आर बाई एस तो है। क्यों मैं ऐसे क्या है रेसिस्टेंस को लेंथ से रिप्लेस किया, क्योंकि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मेरे पास सॉल्व करूँगा तो एस, जो ये हमारा अननोन रेसिस्टर था जिसे हमें पता करना था, यहाँ से एस को मैं इस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। सिंपली इसको यहाँ छोड़ दो, आर को इधर इधर भेज दो, है ना। तो आप सिंपली इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा। तो बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है। हमने क्या किया, बैलेंस पॉइंट ढूंढा एल, ओके, बैलेंस पॉइंट ढूंढा, और पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, उसका रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इसलिए उसको अप्लाई किया। अभी कुछ पॉइंट्स लिखे, इसको आप रीड कर लेना। अप्लीकेशन क्या है, ओके, मीटर ब्रिज के बारे में नोट्स। और कुछ एरर होता है, 0 मार्क इन स्केल और कॉपर स्ट्रिप। कॉपर स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, ये जो कॉपर स्ट्रिप है इनका भी कुछ रेसिस्टेंस होगा जिसको हमने इस प्रैक्टिकल के दौरान काउंट नहीं किया है। तो अगर 2 एरर आता है तो ये, तो दिस इज अ कंप्लीट आंसर अबाउट अ मीटर ब्रिज। ओके, अगर छोटे मोटे न्यूमेरिकल एक आध नंबर में ऑब्जेक्टिव में आ गए तो आपको इस फॉर्मूले पे, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पोटेंशियोमीटर। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, तो पोटेंशियोमीटर हमारा डिवाइस है यूज टू मेजर ईएमएफ ऑफ 2 सेल और टू मेजर इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, तो सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस मेजर करने का है। प्रिंसिपल में अपन क्या लिखते हैं, अब इसको थोड़ा सा, ये आपका लॉन्ग में आएगा, जब भी आएगा ये जनरली 3 मार्क्स में आते हैं। तो लॉन्ग में आएगा तो आपको तरीके से थोड़ा आंसर लिखना होगा, जो मैंने आइडियल आंसर यहाँ पे लिखा है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन थ्योरी ऐसे करके। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। तो प्रिंसिपल देखो, अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये किस चीज़ पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस अ पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो बेसिकली 10 मीटर का वायर होता है जिसको इस तरह से एक वुडन बोर्ड पे, इस तरह से वुडन बोर्ड पे ऐसे अरेंज किया रहता है। तो अगर आपने स्कूल वगैरह में लैब में गए होंगे तो वहाँ पे ज़रूर आपको ऐसा दिखाया हुआ है, इस तरह का वुडन बोर्ड पे होता है। जो मैंने स्ट्रक्चर जितना सिंपल डायग्राम हो सकता है उतना सिंपल मैंने यहाँ पे बना दिया है आपको। अब यहाँ देखो, सिंपल सा डेरिवेशन है, V इक्वल टू आई आर होता है और रेसिस्टेंस इक्वल टू रो एल बाई ए। ओके, तो यहाँ देखो, अब यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो V इक्वल टू आई रो एल बाई ए हो जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जो अभी मैंने प्रिंसिपल में आपको बताया कि फॉल इन पोटेंशियल जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटेगा तो K आएगा, जिसे पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, K इक्वल टू V बाई ए। तो फिर से चैप्टर 3 का जो लास्ट वीडियो है, सेकेंड लास्ट, उसमें मैंने पोटेंशियोमीटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ाया। तो इस चैप्टर में आपको किरचॉफ्स लॉ, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने जितनी भी चीज़ें बताया वो सब इंपॉर्टेंट है। तो इस नोट्स को आप तरीके से अगर पढ़ लोगे तो मैक्सिमम चीज़ें आप लॉन्ग आंसर के लिए कर पाओगे। तो ये जो भी मैं क्रैश कोर्स करवा रहा हूँ ये आपके सब्जेक्टिव के लिए, ओके। और ऑब्जेक्टिव के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए
आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो और इन सब चीज़ों को जो पढ़ रहे हो ना, यहीं कहीं से ऑब्जेक्टिव आ सकता है। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में पूछा जा सकता है, और बिहार बोर्ड में बहुत सिंपल ऑब्जेक्टिव आते हैं, सीधे सीधे आते हैं, ज़्यादा घुमाता नहीं है। तो अगर आप थ्योरी के लिए पढ़ रहे हो ना, आप ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ते रहो, और थ्योरी के लिए जो ये पढ़ रहे हो इसी में से कुछ कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। ओके, तो उसके लिए अलग से पढ़ना नहीं होता है, बस कुछ क्वेश्चन आपके पास जो भी गेस हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उसके ऑब्जेक्टिव एक बार देख लो। तो दिस इज ऑल अबाउट पार्ट 3। फिर से अगले चैप्टर में मैग्नेटिज्म से शुरुआत करेंगे, अगले दिन फिर से मिलते हैं। तो टोटल 18 क्वेश्चन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप 18 के 18 क्वेश्चन आप भी तैयार करते रहें। एक बार मैं देख लूँ कितने क्वेश्चन अपने हो गए। मैं वापस फर्स्ट पेज की ओर चलता हूँ। आई थिंक इसमें मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए टोटल आपको। ओके, तो टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन कराए। तो इसके बाद फिर से मिलते हैं। टारगेट अपना है अप्रॉक्स 100 बेस्ट क्वेश्चन, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन कर लेना एग्जाम से पहले, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जाए। मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग डील करके आए। तो आपको जहाँ भी थोड़ा दिक्कत लगे, नीचे डिटेल डिस्क्रिप्शन वीडियो का दिया हुआ है, वहाँ से आप देखें। तो फिर से अब अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके।